नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेकी ट्यूजडेज हिंदी के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट एस रवि कुमार। टेकी ट्यूजडेज हिंदी एक साप्ताहिक शो है जहां मैं आपके टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों के जवाब देता हूं। यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों, सहपाठियों, सहकर्मियों सबके साथ शेयर कीजिए। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल अजय का है। वो पूछते हैं, व्हाट आर द बेटर फीचर्स इन विजुअल स्टूडियो 2022 एज कंपेयर टू विजुअल स्टूडियो 2019? यानी कि विजुअल स्टूडियो 2022 में विजुअल स्टूडियो 2019 से क्या बेहतर फीचर्स हैं। अजय, जैसा कि हर नए सॉफ्टवेयर के नए वर्जन के साथ होता है कि वो अपने पिछले वर्जन से ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन विजुअल स्टूडियो 2022 जो है वो विजुअल स्टूडियो 2019 से कुछ मामलों में बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। इसके 4 मुख्य फीचर ऐसे हैं जो कि विजुअल स्टूडियो 2019 में है ही नहीं और इनकी वजह से ये विजुअल स्टूडियो 2019 से बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये 4 फीचर्स इस प्रकार से हैं। सबसे पहला फीचर तो ये है कि विजुअल स्टूडियो 2022 जो है वो एक 64 बिट विंडोज एप्लीकेशन है, जबकि विजुअल स्टूडियो 2019 जो है वो एक 32 बिट एप्लीकेशन था। अब आप कहोगे कि इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है कि विजुअल स्टूडियो 2022 जो है वो आपकी मेमोरी ज़्यादा यूज़ कर सकता है और ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकता है, जबकि विजुअल स्टूडियो 2019 जो था वो सिर्फ 2 GB या 4 GB तक का ही रैम या मेमोरी यूज़ कर पाता था। सो ऑफ कोर्स इसकी वजह से आप जो है विजुअल स्टूडियो 2022 में बड़े एप्लीकेशन खोल सकते हैं और आप आउट ऑफ मेमोरी का एक्सेप्शन भी नहीं देखेंगे, जो कि विजुअल स्टूडियो 2019 में काफ़ी कॉमन बात थी अगर आप बहुत बड़े एप्लीकेशन पे काम कर रहे होते हो तो। सो पहला बेस्ट फीचर जो हो गया विजुअल स्टूडियो 2022 का वो हो गया कि विजुअल स्टूडियो 2022 जो है वो 64 बिट एप्लीकेशन है, जबकि विजुअल स्टूडियो 2019 जो है वो 32 बिट एप्लीकेशन था। दूसरा जो सबसे अच्छा फीचर है विजुअल स्टूडियो 2022 का ओवर विजुअल स्टूडियो 2019 वो ये है कि आप मल्टीपल गिट रेपोज ओपन कर सकते हो एक सिंगल इंस्टेंस ऑफ विजुअल स्टूडियो 2022 में, जबकि ये फीचर विजुअल स्टूडियो 2019 में नहीं था। इस फीचर से बेनिफिट आपको ये मिलने वाला है कि अगर आप किसी बड़े एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो जो कि आपका बेसिकली माइक्रो सर्विसेज बेस्ड आर्किटेक्चर यूज कर रहा है, जहां पर कि आपका हर माइक्रो सर्विसेज के लिए अलग रेपोजिटरीज है, तो आप उन सारे रेपोजिटरीज को एक सिंगल इंस्टेंस में विजुअल स्टूडियो के इंस्टेंस में ओपन करके देख सकते हो। जबकि अगर आप विजुअल स्टूडियो 2019 यूज करते तो उस केस में आपको मल्टीपल इंस्टेंस ओपन करना पड़ता, जो ऑफ कोर्स थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहां पर आपका थोड़ा सा टाइम बचता है, सो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है इससे। सो ये एक काफी अच्छा फीचर है विजुअल स्टूडियो 2022 का। तीसरा जो फीचर है विजुअल स्टूडियो 2022 का जो कि विजुअल स्टूडियो 2019 में नहीं है या नहीं था, वो है हॉट रीलोड सपोर्ट सारे यूआईज के लिए, सारे वेब यूआई के लिए। पहले जो विजुअल स्टूडियो 2019 था उसमें हॉट रीलोड का सपोर्ट सिर्फ ब्लेजर और सिर्फ आपका जो है ज़ैमरीन एप्लीकेशंस के लिए था, जब उसके लिए भी आई थिंक शायद आपको प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता था। जबकि विजुअल स्टूडियो 2022 में आपको आउट ऑफ द बॉक्स आईडीई में ही हॉट रीलोड सपोर्ट अवेलेबल है सारे वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स के लिए, चाहे आपका MVC हो, चाहे आपका वेब फॉर्म्स हो आई गेस, या ब्लेजर हो, चाहे आपका ज़ैमरीन या मावी हो। सो सारे एप्लीकेशंस के लिए हॉट रीलोड जो है आपको आउट ऑफ द बॉक्स अवेलेबल है विजुअल स्टूडियो 2022 में। अगर आप नहीं जानते कि हॉट रीलोड क्या होता है, तो हॉट रीलोड जो होता है वो एक फीचर है जिसमें कि आप जब भी कोड में कोई चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चेंज जो है वो यूआई में रिफ्लेक्ट हो जाता है जस्ट आपके कोड फाइल को सेव करते ही। ऑफ कोर्स ये फीचर भी डेवलपर प्रोडक्टिविटी को काफ़ी इंक्रीज करता है। चौथा फीचर जो है इवन दो एक कॉस्मेटिक फीचर है लेकिन एक काफ़ी अच्छा फीचर है, वो ये है कि आपको विजुअल स्टूडियो में थीम सपोर्ट मिल जाता है। यानी कि आप विजुअल स्टूडियो के यूआई को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने पसंद के कलर्स में, डिफरेंट कलर्स में। जैसे आप रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, जो भी आपको कलर पसंद है आप उसके हिसाब से कस्टमाइज थीम जो है वो विजुअल स्टूडियो के आईडीई को कर सकते हैं। ये चीज़ पहले विजुअल स्टूडियो 2019 में नहीं थी।
हालांकि शायद बाद में इन्होंने एज ए पैकेज के तौर पर दिया था या नहीं दिया था, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, लेकिन विजुअल स्टूडियो 2022 में डे 1 से ये इन्होंने सपोर्ट दे दिया है कि आप 4-5 तरह के थीम जो है बाय डिफॉल्ट आपके पास अवेलेबल हैं और आप अपने कस्टम थीम्स भी बना करके एज ए विजुअल स्टूडियो प्लगइन के तौर पर विजुअल स्टूडियो में ऐड कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा आपका जो है फेमिलियरिटी या कहेंगे कि लगाव जो आईडी के प्रति है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा। कई लोगों को होता है कि आप अपने आईडी को या अपने पीसी को, जिस तरह से आप अपने पीसी को अपने हिसाब से स्टिकर्स वगैरह लगा करके सजाते हैं, उसी तरह से आप अपने आईडी को भी अपने हिसाब से अपने कस्टम यूआई लुक एंड फील, कस्टम कलर लुक एंड फील के थ्रू सेट कर सकते हैं। ये 4 मेन ऐसे फीचर्स है जो कि विजुअल स्टूडियो 2022 को विजुअल स्टूडियो 2019 से काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हमेशा जो नया वर्जन होता है वो पुराने वर्जन से बेहतर होता ही है, लेकिन इस मामले में विजुअल स्टूडियो 2022 के मामले में ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सबसे बड़ा जो चेंज, जो पहले 2 पॉइंट जो मैंने बताया आपको, वो 64 बिट एप्लीकेशन होना और मल्टीपल गिट सपोर्ट जो है वो बहुत बड़े चेंजेस हैं और इसकी वजह से डेवलपर प्रोडक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा फर्क आने वाला है। इसके अलावा काफ़ी सारे छोटे छोटे चेंजेस भी हैं। सो मेरा सजेशन तो आपके लिए यही रहेगा कि अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज़ करते हैं तो विजुअल स्टूडियो 2022 यूज़ कीजिए, भले ही उसका कम्युनिटी वर्जन यूज़ कीजिए, क्योंकि कम्युनिटी वर्जन फ्री है फॉर स्मॉल डेवलपर, फ्रीलांसर्स एंड स्मॉलर कंपनीज, तो आप कम्युनिटी वर्जन ही यूज़ कीजिए, लेकिन विजुअल स्टूडियो 2022 का लेटेस्ट वर्जन, मतलब विजुअल स्टूडियो 2022 यूज़ करना स्टार्ट करिए। अगला सवाल पारस का है। वो पूछते हैं, इन लेमैन टर्म्स व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, यानी कि साधारण भाषा में इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड क्या है। पारस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड हम तब कहते हैं जब हम किसी भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को कोड के थ्रू मैनेज करते हैं। नाम ही है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, मतलब कि जब हम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि नेटवर्क हो गया, वर्चुअल मशीन्स हो गए, इन सब को हम कोड के थ्रू मैनेज करते हैं, यानी कोड के थ्रू बनाते हैं, तो उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड कहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड का प्रचलन जो है वो क्लाउड के साथ और बढ़ा है, क्योंकि क्लाउड पर आप एज ए कोड, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड यानी IAC यूज़ करके बड़े आराम से एक नेटवर्क सेटअप कर सकते हैं, कुछ डिप्लॉयमेंट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड यूज़ करके कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड का सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो वो होगा आपका डॉकर फाइल। जब हम डॉकर कंटेनराइजेशन यूज़ करते हैं तो आपका एक सिंगल डॉकर फाइल जो है वो आपका असल में इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड है, क्योंकि वहाँ पर आपके एक सिंगल टेक्स्ट फाइल में सारा मेंशन होता है कि इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए आप कैसे कंटेनर बना सकते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी होंगी। यही चीज़ जब आप CI/CD पाइपलाइन में डालते हैं, प्रॉपर YAML कोड के थ्रू पूरा सेटअप करते हैं, उसको भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड कहते हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड बेसिकली वो तरीका है जहां पर कि हम कोड के थ्रू आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा जो है वो सेटअप करते हैं। मोस्टली ये CI/CD पाइपलाइंस में या ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट्स के टाइम पर यूज किया जाता है। इसका बेनिफिट ये है कि ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के प्रोसेस को जो है वो स्टैंडर्डाइज कर देता है। नॉर्मली पहले क्या होता था कि जो आपके डेवऑप्स के बंदे होते थे या जो आपके नेटवर्किंग वाले बंदे होते थे, जो आपके मशीन्स को हैंडल करते थे या क्लाउड वगैरह पर जब आपके मशीन प्रोविजन करते थे, तो उनको ये सारे काम जो है वो मैनुअली करने पड़ते थे। और मैनुअली में आपको पता ही है कई बार गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और या ये हो सकता है कि आपने जो मैनुअल स्टेप्स लिखे हैं कहीं पर आप कोई स्टेप्स भूल जाएं तो आपसे गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब आप इस चीज़ को ऑटोमेट करते हैं एक कोड के तौर पर, तो उससे ये होता है कि एक कोड आपका जहाँ हर सिस्टम पर एक जैसा ही चलता है। जैसे आपका प्रोग्रामिंग में अगर आप कोई सोर्स कोड लिखते हैं तो वो आपका हर सिस्टम पर एक जैसा ही चलता है, वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड से जब आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करते हैं तो वो हर जगह एक ही जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेगा, क्योंकि वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स जो है वो बहुत ही क्लियरली मेंशन होंगे कि हाँ भाई आपको ये प्रोसेसर चाहिए, ये सिस्टम चाहिए, ये सारा सेटअप चाहिए। ज़्यादातर मैंने जैसे कहा कि ये क्लाउड सिस्टम्स में इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड इस्तेमाल किया जाता है।
दूसरा बेनिफिट IAC या इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड यूज करने का ये है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड की फाइल को अपने वर्जन कंट्रोल में डाल सकते हैं। जैसे कि आप अपने सोर्स कोड को वर्जन कंट्रोल में डालते हैं, उसी तरह IAC के फाइल को भी आप वर्जन कंट्रोल में डाल सकते हैं और वहां से उसको मेंटेन कर सकते हैं। आप जैसे अपना सोर्स कोड मेंटेन करते हैं वैसे ही IAC के कोड को भी मेंटेन कर सकते हैं। जबकि अगर ये सारी चीज़ें मैनुअली करते हैं तो आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, वो डॉक्यूमेंट पढ़ करके मैनुअली करना पड़ता है, जबकि ये कोड जो है ये ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन जो है वो चला देता है। अगला सवाल सिद्धार्थ का है। वो पूछते हैं, इन ए डिजिटल मार्केटिंग जॉब इज ए लैपटॉप प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, यानी कि क्या डिजिटल मार्केटिंग के काम में कंपनी आपको लैपटॉप प्रोवाइड करती है? सिद्धार्थ, आप किस तरह का काम कर रहे हैं IT कंपनी में, उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कंपनी आपको लैपटॉप प्रोवाइड करेगी या नहीं करेगी। ज़्यादातर कंपनी जो लैपटॉप प्रोवाइड करती है वो कुछ ही सिचुएशन में करती है, जैसे कि यदि आपका जॉब जो है वो ट्रैवलिंग जॉब है या आप घर से भी काम करते हो उस सिचुएशन में, या कंपनी के पास ऑफ कोर्स पैसे हैं कि हाँ भाई हम सबको लैपटॉप प्रोवाइड करेंगे उस सिचुएशन में, या कंपनी जो है वो अपने रिसोर्सेज को यानी प्रोप्राइटरी रिसोर्सेज, अपने सेंसिटिव डेटा को अपने ही पास मेंटेन करके रखना चाहती है, उस केस में कंपनी आपको जो है वो लैपटॉप प्रोवाइड करती है, जिसमें कि वो सारे पोर्ट्स वगैरह डिसेबल कर देती है और आप VPN से कनेक्ट करके ही उस पर काम कर सकते हो। अगर कंपनी के पास पैसा है, अगर कंपनी क्लाइंट सेंसिटिव डेटा पे काम करती है और अगर आपका ट्रैवलिंग जॉब है तो उस केस में कंपनी आपको लैपटॉप प्रोवाइड करती है। अदरवाइज कई बार ये भी होता है कि आप अगर ऑफिस जाते हैं तो कंपनी आपको डेस्कटॉप प्रोवाइड कर देगी, या कई बार कंपनी आपको ये भी बोल सकती है, अगर छोटी कंपनी है तो कंपनी आपको यह भी बोल सकती है कि आप अपना ही लैपटॉप यूज कीजिए। अब अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जितना मुझे लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग के केस में अगर कंपनी के पास पैसे हैं तो वो आपको लैपटॉप प्रोवाइड करेगी, अगर नहीं है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको यही बोलेगी कि आप अपना लैपटॉप यूज़ करें। जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी कितनी बड़ी है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर कोई स्टार्टअप होगी, कोई छोटी कंपनी होगी जो कि कॉस्ट कटिंग कर रही होगी, तो वो आपको बोले कि आप अपना लैपटॉप खरीद लीजिए, हम आपको 6 महीने या 4 महीने में या आपकी सैलरी से रिम्बर्स कर देंगे। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कंपनी आपको लैपटॉप देगी या नहीं, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आई रियली डाउट कि आपको कंपनी जो है वो लैपटॉप देगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको कंपनी जो है वो डेस्कटॉप ही देगी, या अगर आप फ्रेशर हैं और छोटी कंपनी है तो वो आपको ये बोलेगी कि आप अपना ही PC या लैपटॉप यूज कर सकते हैं। तो कंपनी आपको लैपटॉप देगी या नहीं देगी, ये बात कंपनी पे ज्यादा डिपेंडेंट करता है, आपके काम पर नहीं। अगला सवाल साकेत का है। वो पूछते हैं, Why did Microsoft come with Teams even after owning Skype? Which one should I use? यानी कि Microsoft ने Teams क्यों लॉन्च किया जबकि उनके पास Skype ऑलरेडी था, और उसमें से मुझे कौन सा यूज करना चाहिए? मुझे यानी कि साकेत को। साकेत, माइक्रोसॉफ्ट ने MS Teams या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो है वो स्काइप के रिप्लेसमेंट के तौर पर नहीं लाया है, जबकि बल्कि स्काइप फॉर ऑफिस या स्काइप फॉर बिजनेस के रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया है। स्काइप और स्काइप फॉर बिजनेस ये दो अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। स्काइप जो है वो आपका कस्टमर फेसिंग सॉफ्टवेयर है, यानी कि जैसे आप MS ऑफिस यूज करते हैं वैसे ही स्काइप जो है वो कस्टमर फेसिंग है, इंडिविजुअल यूजर के लिए है। आप स्काइप पर अपनी जीमेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं, अपने आउटलुक आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं, हॉटमेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं, और स्काइप यूज करके आप किसी भी स्काइप आईडी वाले पर्सन को या किसी के मोबाइल पर भी कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, स्काइप यूज करके आप किसी के मोबाइल पर भी कॉल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उसके लिए आपको स्काइप क्रेडिट्स चाहिए होंगे, यानी कि पैसे डालने होंगे उसमें। तो अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप स्काइप यूज करके आप किसी के मोबाइल पर भी कॉल कर सकते हैं। स्काइप एक तरह से मैं ये कहूंगा कि ईमेल यूज करता हुआ आपका व्हाट्सएप जैसा है कुछ, जो कि आप अपने लैपटॉप से भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल से भी यूज कर सकते हैं। स्काइप जो है वो एक काइंड ऑफ पर्सनल मैसेजिंग के लिए यूज किया जाने वाला, जिसमें कि आप वीडियो चैट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, वैसा एप्लीकेशन है।
जबकि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो है वो बेसिकली एक कॉर्पोरेट एप्लीकेशन है। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो ऑफिशियली आपको अवेलेबल होगा ऑफिस 365 के प्रो वर्जन के साथ, यानी कि अगर आप कंपनी का वर्जन लेंगे तभी आपको MS टीम्स या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का एक्सेस मिलेगा और आप उसके सारे प्रो फीचर्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि वॉइस रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग या डेटा शेयरिंग, इस तरीके का। और उसके लिए आप अगर अपने रेगुलर अपने जीमेल आईडी या किसी और आईडी से टीम्स में रजिस्टर करते हैं तो उस केस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में, आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन एक मरेस्क करके या कुछ इस टाइप का एक जेनरिक सा ऑर्गेनाइजेशन दे दिया जाता है और आप उससे यूज करने के लिए किसी ऑफिस वाले के साथ यूज तो कर तो सकते हैं, कॉल तो कर सकते हैं, मतलब एक तरह से आप जूम का रिप्लेसमेंट उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आप प्रॉपर किसी और को फोन कॉल वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइमरली MS टीम्स या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का यूज जो है वो एक टीम में यूज करने के लिए है। नाम ही है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, जहां पर कि आप अपने टीम में, अपने कॉर्पोरेट में, अपनी कंपनी में आप उसको यूज कर सकते हैं। सो दोनों सॉफ्टवेयर्स का पर्पस डिफरेंट है। स्काइप का पर्पस एंड यूजर के लिए है, MS टीम्स का पर्पस जो है वो कॉर्पोरेट्स के लिए है। अब आते हैं आपके सवाल के दूसरे भाग पर कि आपको इनमें से कौन सा यूज करना चाहिए। तो अगर आप मेरी मानो तो मेरे ख्याल से आपको स्काइप पे अपना एक आईडी बना ही लेना चाहिए, क्योंकि स्काइप आईडी आपका एक तरीके से यूनिक होगा। जैसे कि आपका फ़ोन नंबर होता है या जैसे आपका व्हाट्सएप नंबर होता है, उसी तरह से आपका एक स्काइप आईडी यूनिक होगा, जिसमें कि आप अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को ऐड करके आप उनसे बात कर सकते हैं, उनको कॉल वगैरह कर सकते हैं। सो स्काइप पर तो आपको अपना आईडी बना ही लेना चाहिए। MS टीम्स आपको तब यूज़ करना चाहिए जब आपको कोई टीम्स मीटिंग रिक्वेस्ट भेजे, तो उस केस में आप अपने किसी भी नॉर्मल आईडी से भी MS टीम्स में ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आपका सिस्को वेबएक्स में आप रेगुलर किसी भी क्लाइंट मीटिंग वगैरह के लिए ज्वाइन करने के लिए वेबएक्स यूज़ करते हैं या जूम यूज़ करते हैं, उसी तरह से MS टीम्स को यूज़ कर सकते हैं। MS टीम्स में आपके आईडी का कोई पर्टिकुलर पर्पस नहीं है। जूम में तो आपके आईडी का पर्पस भी है कि आपका जो जूम आईडी है अगेन आपका यूनिक रहेगा, आप उस जूम आईडी को बाद में लाइसेंस खरीद करके और यूज भी कर सकते हैं। लेकिन MS टीम्स जो है आपका, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो है, उसका आईडी का कोई पर्पस नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा अगर आप अपने पर्सनल आईडी से उसमें बना रहे हैं। तो अगर आपके पास कंपनी है, अगर आप एक कंपनी ओनर हैं, उस केस में ऑफ कोर्स आप अपने कंपनी के ईमेल आईडी के बेसिस पर माइक्रोसॉफ्ट टीम का लाइसेंस ले सकते हैं और अपने कंपनी के टीम के बीच में आप MS टीम्स यूज कर सकते हैं। अगला सवाल अरुणव का है। वो पूछते हैं, What are the top 9 .NET development tools and libraries for enterprise development? यानी कि .NET की टॉप 9 टूल्स और लाइब्रेरीज कौन सी हैं जो कि एंटरप्राइजेज में यूज होती हैं। अरुणव, मैं आपको टॉप 9 की बजाय टॉप 10 .NET के एंटरप्राइज टूल्स और लाइब्रेरीज के बारे में बताता हूं। 5 टूल्स और 5 लाइब्रेरीज। चलिए पहले टूल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला टूल है वो है IDE या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसके बगैर आप प्रोग्रामिंग .NET की कर ही नहीं सकते, या करेंगे भी तो बहुत मुश्किल होगा। सो प्रोडक्टिविटी के लिए जो कंपनीज हैं, मोस्ट ऑफ द एंटरप्राइजेज जो हैं वो विजुअल स्टूडियो यूज करती हैं। जो छोटी कंपनीज हैं वो विजुअल स्टूडियो कोड यूज करती हैं, लेकिन ज्यादातर कंपनीज जो हैं वो विजुअल स्टूडियो यूज करती हैं डेवलपमेंट के लिए। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो भी विजुअल स्टूडियो का लाइसेंस होता है प्राइमरली उन कंपनी के बेसिस पर, कंपनी के टर्नओवर के बेसिस पर होता है। ज्यादातर कंपनीज जो है वो प्रोफेशनल या एंटरप्राइज यूज करती हैं। सो विजुअल स्टूडियो जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पॉपुलर टूल है .NET डेवलपमेंट के लिए एंटरप्राइजेज में। दूसरे नंबर के जो टूल्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वो हैं आपके कोड कवरेज टूल्स। मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो हैं वो कोड कवरेज टूल्स यूज़ करती हैं, जैसे कि आपका कवरलेट हो गया, N-कवर हो गया, डॉट कवर हो गया। इस तरह की कोड कवरेज टूल यूज़ करती हैं और कई बार ये कोड कवरेज टूल्स जो हैं वो अपने जो CI/CD पाइपलाइन है उसी में वो इंक्लूड करके रखती हैं। अब कोड कवरेज क्या होता है उसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उसका डिस्क्रिप्शन जो है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
तीसरा जो पॉपुलर टूल्स यूज होता है वो है आपका कोड क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी एनहांसिंग टूल, जैसे कि आपका सोनार लिंट हो गया, सोनार क्यूब हो गया, रीशार्पर हो गया। सोनार लिंट और रीशार्पर ये दोनों जो हैं ये विजुअल स्टूडियो के एक्सटेंशंस के तौर पे यूज होते हैं और इसको यूज करके आप जो है कोड की क्वालिटी मेजर करते हैं। इसके लिए बेसिकली सोनार लिंट के लिए क्या होता है कि आपके रूल्स होते हैं, सर्टेन रूल्स, हर लैंग्वेज के रूल्स होते हैं, या कंपनीज जो है वो अपने प्रोडक्टिविटी के आर्किटेक्ट्स जो हैं अपने रूल्स डिफाइन करते हैं कि हमारे एप्लीकेशन के लिए कौन से रूल्स फॉलो होने चाहिए, किस तरह के रूल्स फॉलो होने चाहिए। और वो सोनार लिंट जो है वो आपके लोकल पर ये टेस्ट करके आपको बता देगी कि आपके सॉफ्टवेयर में कितनी वनरेबिलिटी है, इनफैक्ट सिक्योरिटी भी बताता है और कोड क्वालिटी भी बताता है। जो ये लिंटिंग टूल है सोनार लिंट और प्रोडक्टिविटी टूल है रीशार्पर, ये दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। रीशार्पर तो कुछ कंपनीज यूज़ करती है जिनके पास पैसे हैं, क्योंकि रीशार्पर पेड प्रोडक्ट है, लेकिन सोनार लिंट जो है वो फ्री प्रोडक्ट है। बहुत सारी कंपनी जो है वो सोनार लिंट ज़रूर यूज़ करती हैं अपने एप्लीकेशंस में। चौथे नंबर का टूल जो कि एंटरप्राइजेस काफ़ी यूज़ करते हैं वो है मेमोरी प्रोफाइलर, जैसे कि आपका डॉट मेमोरी हो गया, मेम प्रोफाइलर हो गया। उसके अलावा विजुअल स्टूडियो एंटरप्राइज वर्जन में उनका अपना मेमोरी प्रोफाइलर भी आता है। कंपनीज जो हैं वो कई बार, जो बड़ी कंपनीज होती हैं जिनके पास एंटरप्राइज लाइसेंस होता है विजुअल स्टूडियो का, वो विजुअल स्टूडियो एंटरप्राइज वाला मेमोरी प्रोफाइलर यूज़ करती हैं। अदरवाइज जो बाकी कंपनीज हैं वो इस तरह की मेमोरी प्रोफाइलर जैसे डॉट मेमोरी हो गया या मेम प्रोफाइलर हो गया, ये इस तरह के टूल यूज करके अपने एप्लीकेशंस की प्रोफाइलिंग करती हैं कि एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस कैसी है, वो ज़्यादा मेमोरी तो नहीं ले रहा है या मेमोरी लीक तो नहीं कर रहा। इस तरह की चीज़ें चेक करने के लिए मेमोरी प्रोफाइलर यूज करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो डिकम्पाइलर्स भी यूज करती हैं। डिकम्पाइलर वो टूल होता है जो कि आपके EXE को डिकम्पाइल करके आपको सोर्स कोड दे देता है। जैसे पॉपुलर डिकम्पाइलर जो है वो आपका हो गया ILSpy हो गया, जो कि फ्री है, ओपन सोर्स है। उसके अलावा डॉट पीक है जो कि JetBrains वालों का है, अगेन वो भी फ्री है। या जस्ट कंपाइल है टेलेरिक की तरफ से, वो भी फ्री है। डिकम्पाइलर का बेनिफिट ज़्यादातर ये होता है कि कई बार आपके पास पुराने कोड पड़े होते हैं जो कि पुरानी EXE पड़ी होती है जिसका कि कोड नहीं है आपके पास। अगर आपके पास कोई पुरानी .NET की EXE पड़ी हुई है जिसका कि कोड नहीं है आपके पास और आप उसमें से कोई लॉजिक निकालना चाहते हैं, तो आप उस कोड को या उस EXE को डिकम्पाइल कर सकते हैं और डिकम्पाइल करके देख सकते हैं। कई बार जब किसी कंपनी के पास ये चीज़ नहीं होता है कि उनके पास कोड की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, लेकिन टूल ऐसा होता है जिसके लाइसेंस में होता है कि आप डिकम्पाइल कर सकते हैं, तो कई बार कंपनीज जो हैं वो डिकम्पाइलर भी यूज़ करती हैं। बट ये जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। ये कुछ एक जो मेरे जैसे जो जुगाड़ू बंदे होते हैं वो डिकम्पाइलर एंटरप्राइजेज में यूज़ करते हैं। अदरवाइज जो प्रमोट है, कंपनीज जो है वो डिकम्पाइलर यूज़ करना प्रमोट नहीं करती हैं। हाँ, डिकम्पाइलर एक काम के लिए ज़रूर यूज़ किया जा सकता है अगर आप अपने डॉकफस्केशन को चेक करना चाहते हैं। डॉकफस्केशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें कि आप अपने कोड को ऐसा बनाते हैं, अपने EXE को ऐसे बिल्ड करते हैं कि वो डिकम्पाइल ना किया जा सके। उस चीज़ को चेक करने के लिए कई बार कंपनीज जो है वो डिकम्पाइलर्स भी यूज़ करती हैं। चलिए अब बात करते हैं 5 पॉपुलर लाइब्रेरीज की। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं वो है डेटा एक्सेस लाइब्रेरीज, जैसे आपका डैपर हो गया, जैसे आपका एंटिटी फ्रेमवर्क हो गया, या रेगुलर ADO.NET की क्लास लाइब्रेरीज हो गई। मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़्यादातर लोग डैपर या एंटिटी फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। दूसरी जो पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं वो है आपकी यूनिट टेस्टिंग लाइब्रेरीज, जैसे जो मोस्ट पॉपुलर यूनिट टेस्टिंग लाइब्रेरीज हैं वो हैं NUnit, XUnit और MS Tests। MS Test जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का अपना है, विजुअल स्टूडियो के साथ बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होता है, तो बहुत सारे लोग पहले MS Test यूज़ करते थे। आज की डेट में NUnit और XUnit बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इनफैक्ट .NET Core के, आई थिंक ये .NET Core और .NET Core के बाद के जितने भी .NET के अपने जो टेस्ट केसेस हैं वो भी उन्होंने XUnit में ही लिखा है। जो ये यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं, वो है आपका XUnit, NUnit एंड MS Test। इसके साथ ही आपके जो लाइब्रेरीज यूज होती हैं वो आपकी मॉकिंग लाइब्रेरीज यूज होती हैं, जैसे कि मॉक, एनसब्स्टिट्यूट और मॉक डेटा। ये जो डेटा, मॉक डेटा बनाने के लिए मॉक
फेक इजी और एन सब्स्टिट्यूट, ये जो है मॉक डेटा बनाने के लिए यूज होती हैं। जब आप यूनिट टेस्ट केसेस लिखते हैं तो उसके लिए इनका पर्पस यही होता है, जैसा कि मैंने कोड कवरेज के लिए भी बताया गया था कि कोड कवरेज आपका ये आइडेंटिफाई करता है कि आपका कितना कोड जो है वो टेस्टेबल है। सो यूनिट टेस्टिंग के थ्रू आप अपने जो कोड की टेस्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं, बेसिकली फंक्शनैलिटी टेस्ट करते हैं, बेसिक फंक्शनैलिटी, ये यूनिटेबल सिंगल यूनिट फंक्शनैलिटी कि आपका वो जो सिंगल यूनिट है वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यूनिट टेस्टिंग टूल जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ यूनिट टेस्टिंग के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। तीसरी जो लाइब्रेरीज जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और हर एंटरप्राइज में मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज़ होती हैं, वो है आपकी लॉगिंग लाइब्रेरीज। सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो है सीरीलॉग, उसके बाद आता है एनलॉग। ये दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं, लॉगिंग के लिए यूज़ होता है। आपके डॉटनेट कोर में भी यूज़ होता है, डॉटनेट में भी यूज़ होता है। और सीरीलॉग इसलिए ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि सीरीलॉग जो है वो मल्टीपल लोकेशन के लॉगिंग आपको देता है। वो आपको टेक्स्ट फाइल में भी लॉगिंग देता है, SQL सर्वर में भी लॉगिंग देता है, सीख करके एक अपना सर्वर है उसमें भी लॉगिंग देता है। सो इस तरह के डिफरेंट इनफैक्ट एजूर ऐप इनसाइट्स में भी आप सीरीलॉग यूज़ करके लॉगिंग कर सकते हैं। सो ज़्यादातर लोग जो है वो लॉगिंग के लिए कोई कोई लाइब्रेरी यूज करते हैं और सीरीलॉग और एनलॉग ये दोनों सबसे ज्यादा पॉपुलर लाइब्रेरीज में से एक हैं। चौथे नंबर पर जो लाइब्रेरीज कंपनीज या एंटरप्राइजेज यूज करती हैं वो है आपकी जेसन मैनिपुलेशन लाइब्रेरीज, जो कि आपको बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन में इंक्लूडेड नहीं होती हैं। वो है न्यूटन सॉफ्ट जेसन, उसके अलावा आपका जेसन डॉट नेट। जेसन डॉट नेट अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है, लेटेस्ट रिलीज है और बाय डिफॉल्ट डॉट नेट के साथ आता है, लेकिन एप्लीकेशन में एडिट नहीं होता है। आपको उसको एप्लीकेशन में न्यूगेट पैकेज मैनेजर के थ्रू ऐड करना पड़ता है। सेम इज द केस विद न्यूटन सॉफ्ट जेसन ऑल्सो। न्यूटन सॉफ्ट जेसन पहले आता था, अब जो है वो अलग से आपको पैकेज ऐड करना पड़ता है। लेकिन जेसन मैनिपुलेशन लाइब्रेरीज जो हैं ये दोनों बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और बहुत सारी कंपनीज एंटरप्राइजेज इसको यूज़ करती हैं। पांचवी जो पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं जो कि ज़्यादातर एंटरप्राइजेज यूज़ करती हैं वो फिक्स नहीं है, वो है UI लाइब्रेरीज। यानी कि कई बार आपको होता है कि आपके आउट ऑफ द बॉक्स जो कंट्रोल हैं डॉटनेट के वो आपके काम नहीं कर पाते हैं जो कि आपको चाहिए होता है, या आपको जो स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी चाहिए होती है वो आपको नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज़ करती हैं कंपनीज, और उसके मामले में काफ़ी सारी कंपनीज पॉपुलर हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉपुलर जो कंपनीज हैं वो हैं आपके इन्फ्राजिस्टिक, सिंकफ्यूजन, टेलरिक। ये जो हैं ये तीन जो है मेन कंपोनेंट लाइब्रेरीज कंपनीज हैं जो कि डॉटनेट रिलेटेड कंट्रोल्स, आपके किसी भी तरह के कंट्रोल हो, चाहे आपके मोबाइल डेवलपमेंट के कंट्रोल हों, चाहे आपके वेब डेवलपमेंट के कंट्रोल हों, चाहे आपके डेस्कटॉप डेवलपमेंट के कंट्रोल हों, ये सारे कंट्रोल आपके एंटरप्राइजेस को प्रोवाइड करती हैं। ये तीनों कंपनी सिंकफ्यूजन, टेलरिक और इन्फ्राजिस्टिक्स जो हैं, ये तीनों कंपनीज जो हैं ये आपको ये कंट्रोल्स प्रोवाइड करती हैं, जो कि एज ए पैकेजेस ज़्यादातर कंपनीज जो हैं, एंटरप्राइजेस जो हैं वो यूज़ करते हैं अपने एप्लीकेशंस में। तो ये थे आपके टॉप 10 टूल्स एंड लाइब्रेरीज की लिस्ट जो कि ज़्यादातर एंटरप्राइजेस अपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं जब वो डॉटनेट फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं तब। तो ये थे इस हफ्ते के आपके टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों के जवाब। यदि आप अपने किसी सवाल को अगले हफ्ते के टेकी ट्यूजडेज में देखना चाहते हैं तो आप अपने सवाल को YouTube के कमेंट सेक्शन में या किसी भी सोशल मीडिया चैनल पर मुझे टैग करके पोस्ट कर सकते हैं। मेरे सारे सोशल मीडिया का हैंडल जो है वो मेरे चैनल का नाम ही है, दैट इज टेकी राठौर। उम्मीद है आपको मेरे ये जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।